प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों और हिंदी प्रेमियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय आज आपसे छायावाद के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हिंदी कविता के इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण चरण, या यूं कहें कि खड़ी बोली हिंदी कविता ने जिस आंदोलन के बल पर अपनी व्याप्ति को मुखर बनाया और प्रतिष्ठित किया, उसे निर्मित करने में छायावाद की केंद्रीय भूमिका रही। हम सभी जानते हैं कि ब्रजभाषा में लिखी हिंदी कविता के इतिहास में खड़ी बोली हिंदी कविता के आने के बाद उसके सौंदर्य के प्रति, उसकी चारुता के प्रति, उसकी सुंदरता के प्रति, उसकी प्रभावोन्नति के प्रति लोगों के मन में संदेह था। छायावाद ने इस संदेह को दूर किया और काव्य भाषा के रूप में, काव्य तकनीक के रूप में जिस सौंदर्य वितान को रचा, उसने हिंदी कविता के इतिहास में आमूल चूल बदलाव ला दिया और लोग खड़ी बोली हिंदी पर भरोसा करने लगे, उसकी सौंदर्य दृष्टि पर भरोसा करने लगे। हम 2 वीडियो में बातचीत करेंगे छायावाद के जन्म की कहानी, उसके इतिहास की कहानी और इस आंदोलन के उन विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे जिनके बल पर छायावादी कविता ने हिंदी कविता के इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान को संभव किया। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे रचनाकारों की कविताओं ने जिस नए आस्वाद से 20वीं सदी के आरंभिक दशकों को समृद्ध किया, उसे छायावाद का दौर कहा गया। छायावाद के साथ प्रायः 2 और पदों का प्रयोग किया जाता है, रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद। उस दौर की कविताओं में प्रायः ये तीनों प्रवृत्तियां एक साथ दिखाई देती हैं। छायावाद का संबंध जहाँ चित्रण की विशेष शैली से जोड़ा जाता है, वहीं रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा या कौतूहल से संबद्ध है और स्वच्छंदतावाद का सघन रिश्ता रूढ़ियों से, मुक्ति से जुड़ता है। इस कालखंड का फैलाव 1918 से 1936 ईस्वी तक है। छायावाद की पहली रचना के रूप में प्रसाद रचित काव्य संग्रह झरना का उल्लेख किया जाता है, जिसकी रचना 1918 ईस्वी में हुई। वहीं अंतिम कृति के रूप में शिखर रचना कामायनी के उल्लेख की परिपाटी रही है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। इस अवधि में ही रचित जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों आंसू, लहर, निराला के काव्य संग्रहों अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, पंत की रचनाओं पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत और महादेवी वर्मा के गीत संग्रहों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ने कविता के इतिहास में संवेदना और विन्यास की दृष्टि से उल्लेखनीय ऊंचाइयों का स्पर्श किया। कविता के इतिहास में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, स्थूलता के बरक्स, सूक्ष्म विवरण संपन्न कल्पना, प्रधान और ललित पद विन्यास से समृद्ध नए काव्य आस्वाद की ऐतिहासिक जरूरत को छायावाद ने पूरा किया। द्विवेदी युगीन कविता और छायावादी कविता की पृथकता को विश्लेषित करने के जो प्रयास हुए, उनके अनुसार छायावादी काव्य के मूल स्वरूप को समझने के लिए उसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर देखना अनिवार्य है। द्विवेदी युगीन काव्य विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल था। इसके विपरीत छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। प्रसाद, निराला आदि कवियों ने अधिकतर अपनी सुख दुखमयी अनुभूतियों को ही मुखरित किया है। जिस प्रकार द्विवेदी युगीन कविता में सृष्टि की व्यापकता और अनेक रूपता को समेटने का प्रयास है, उसी प्रकार छायावादी काव्य में मनोजगत की गहराई को वाणी में संजोने का प्रयत्न किया गया है। मनोजगत का सत्य सूक्ष्म होता है, जिसे सर्जना द्वारा साकार करने के लिए छायावादी कवियों ने उर्वरा कल्पना शक्ति का उपयोग किया है। कल्पना का उपयोग अनुभूति के विविध पक्षों और प्रतीकों तथा बिंबों की उद्भावना में भी किया गया है। इसीलिए छायावादी अभिव्यंजना पद्धति विशिष्ट और सांकेतिक हो गई है।
आधुनिक हिंदी कविता में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली के कारण छायावादी कवियों ने आग्रहपूर्वक खड़ी बोली को अधिक सूक्ष्म, चित्रात्मक और लाक्षणिक बनाया। भाषा के इन प्रयोगों ने छायावाद को विशिष्ट भंगिमाओं से संपन्न किया। अभिव्यंजना पद्धति की इन विशेषताओं ने तत्कालीन काव्य परिदृश्य में नवीनता और ताजगी का एहसास कराया। आइए छायावाद के नामकरण पर भी थोड़ा विचार कर लें। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने इसे ईसाई संतों के फैंटिस्माटा छायाभाषा शब्द से जोड़ते हुए बंगला का अनुकरण माना है। वे अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं, पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रचे जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि एक बारगी झुक पड़े। कहना न होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर की मशहूर कृति गीतांजलि में वर्णित प्रकृति चित्रण, मानवीय प्रेम और आध्यात्मिक संश्लेष का प्रभाव छायावाद में मान लिया गया। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में छायावाद का उल्लेख 1920 ईस्वी से मिलने लगा। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा के जुलाई, सितंबर, नवंबर 1920 ईस्वी के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला लिखी। नामवर सिंह ने इसे छायावाद पर लिखा पहला निबंध माना है। इसके बाद सरस्वती के जून 1921 ईस्वी के अंक में सुशील कुमार लिखित हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध प्रकाशित हुआ। छायावाद शब्द के अर्थ को लेकर हिंदी संसार में काफी विवाद रहा। जहां यथार्थवाद, प्रगतिवाद आदि वादों के अंतर्गत स्वीकृत रचनाओं से बुनियादी स्वरूप प्रकट हो जाता है, वहीं छायावाद शब्द किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता। छायावाद के 2 अर्थ आरंभ में निर्धारित किए गए। उसमें छाया शब्द के अर्थ की विवेचना के ही प्रयास हुए। आचार्य शुक्ल ने इसके व्यापक अर्थ में रहस्यवाद को भी शामिल कर लिया। वे सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष मानते हैं जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल होता है। शैलीगत विशेषताओं के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य में बुनियादी अंतर है। प्रसंगवश इसे समझ लेना चाहिए। वस्तुतः रहस्यवादी भावना का आलंबन जहां अमूर्त निराकार ब्रह्म है, वहीं छायावाद का विषय लौकिक संदर्भों से ही जुड़ा रहता है। आरंभ में इसका संबंध स्वच्छंदतावाद से भी जोड़ा गया, लेकिन आज छायावाद, रहस्यवाद और स्वच्छंदतावाद के संदर्भों में व्यापक अंतर है। तत्कालीन परिदृश्य की विवेचना से यह समझना काफी आसान है। जहां नई रचनाधारा के विरोधियों ने छाया का अर्थ प्रभाव या अनुकरण लिखा, वहीं दूसरे वर्ग ने इसका अर्थ सूक्ष्म और वायवीय माना। एक अर्थ अस्पष्ट ग्रहण किया गया। जयशंकर प्रसाद ने छाया की व्याख्या की मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता। उन्होंने यह भी कहा कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। नंदुलारी वाजपेयी ने छायावाद का संबंध युगबोध से जोड़ते हुए व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव कहा। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नामवर सिंह की बहुचर्चित कृति छायावाद के अनुसार छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी काव्य रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी तरफ विदेशी पराधीनता से। द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता से अलग छायावाद ने जिस नए
काव्य आस्वाद से हिंदी पाठकों को परिचित कराया, वह अनेक अर्थों में विशिष्ट अनुभव था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा की काव्यानुभूति से गुजरते हुए हम उन विशिष्टताओं को बखूबी रेखांकित कर सकते हैं। मधुचर्या, पलायन बोध जैसे विशेषणों के अतिरिक्त प्रायः हम छायावादी कविता संसार की उपलब्धियों को नकार देते हैं, लेकिन छायावाद ने जिन स्थायी संदेशों को प्रकट किया वह सक्रियता की अवधारणा से जुड़ा था। इस संदर्भ में नामवर सिंह के विश्लेषण को देखा जा सकता है। वे कहते हैं, छायावादी कविता की आत्मीयता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य भावना, संवेदनशीलता, अथक जिज्ञासा, जीवन की लालसा, उच्चतर जीवन की आकांक्षा और इन सब के लिए संघर्ष करने की अनवरत प्रेरणा छायावादी कविता का स्थायी संदेश है। छायावाद हमें रसमग्न करके निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उद्भुत करके सक्रिय बनाता है। वह परिवर्तित करता है। यह समझने की कोशिश करें कि किन तत्वों से प्रेरित हो छायावादी कविता की अवधारणा ने हिंदी कविता के इतिहास में हस्तक्षेप किया। छायावादी कविता की आत्मीयता ने पाठकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। हिंदी कविता परंपरा में यह काव्य प्रविधि बिल्कुल नए ढंग की थी। इस काव्य संसार में कवि निर्वैयक्तिकता का सारा आवरण उतार कर एकात्मीय की भांति बेहद निजी ढंग से बातें करता दिखाई पड़ता है। यह छायावाद की पहली विशेषता है जिसे हम रेखांकित कर सकते हैं, यानी निर्वैयक्तिकता के आवरण को उतार कर वैयक्तिकता या आत्मीयता का आग्रह। मन के भावों को प्रकट करने के लिए कवि कल्पित कहानी, पौराणिकता, आध्यात्मिकता या राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णनों की ओट नहीं लेता। वह अपनी बात सीधे सीधे अपने मुंह से उत्तम पुरुष शैली में कहता है। कहना न होगा, इससे कवि और पाठक के बीच जिस सुखद अनुभूति का संचार होता है वह पहले के काव्य अनुभवों से विलक्षण है। इस निजता और आत्मीयता के पीछे आधुनिक युवक का वह व्यक्तित्व है जो खुद को सीधे सीधे अभिव्यक्त करने के लिए सामाजिक स्वाधीनता की कामना रखता है। उसकी वैयक्तिक चेतना निर्वैयक्तिकता की प्रचलित हिंदी परंपरा में घुट रही थी। भक्तिकाल के प्रचलित आत्मनिवेदन और रीतिकाल की रूढ़िगत तटस्थता के समानांतर वैयक्तिकता का यह आग्रह विद्रोही था। छायावादी कवियों ने साहसपूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत किया। काव्य संसार में मैं, मेरा जैसे शब्द एक बारगी प्रखर वेग से प्रकट होने लगे। निराला ने कहा, मैं शैली अपनाई या फिर देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत की यह घोषणा कितनी रूढ़ी भंजक थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस तरह की अन्य अभिव्यक्तियां भी आसानी से मिल जाती हैं। छायावाद के पहले यह चेतना बमुश्किल नजर आती थी। यदि आती भी थी तो आध्यात्मिकता की ओट में, प्रेम में। जब रचनाकारों ने सामाजिक स्वाधीनता की छूट ली तब इसे आधुनिक चेतना की जनतांत्रिक विजय से नवाजा गया। इस संदर्भ में नामवर सिंह की टिप्पणी गौरतलब है। वे कहते हैं, कविता में जहां देवताओं के प्रेम का वर्णन होता था वह स्थान साधारण मनुष्य ले लिया। यह जनतांत्रिक भाव की विजय है। यह मध्यवर्ग की पहली सामाजिक स्वाधीनता है। इस स्वाधीनता के अन्य आयामों से भी हिंदी कविता संपन्न हुई। निराला ने सरोज स्मृति शोक गीत में निजी जीवन की जिन बातों को साफ साफ कहा वह हिंदी कविता की विशिष्ट उपलब्धि थी। कविता में निराला की आत्मकथा का बहुलांश मार्मिकता से अभिव्यक्त हुआ। पंत ने उच्छ्वास में, प्रसाद ने आंसू में स्वयं को अभिव्यक्त किया। लेकिन आत्माभिव्यक्तियों के संदर्भ में कई बार रचनाकारों को रूढ़ियों के प्रहार की आशंका भी होती थी। इस आशंका का ही एक सिरा उस समय के रहस्यवाद से जुड़ता है। आचार्य शुक्ल ने इस वास्तविकता को पहचानते हुए लिखा, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख कर चाहें तो कह दें यह कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया।
अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम से कूदकर असीम पर जा रही है। कहना न होगा, आलोचक और पाठक संसार छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं को आत्मानुभूति की कोटि में ही रख रहे थे। छायावादी कविता की दूसरी विशेषता जिज्ञासा है। छायावादी कवि की जिज्ञासा का संबंध भाव विह्वलता से है। इस भाव विह्वलता का स्वरूप भक्तिकालीन आवेगों से अलग है। जहां भक्तिकालीन आवेगों को मर्यादा नियंत्रित करती है, वहीं छायावादी कवि धीरज, विवेक और विश्वास को कविकर्म के समय भूल जाता है। पंत के उच्छ्वास और ग्रंथि को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस भावावेश का एक सिरा प्रकृति और संसार के प्रति छायावादी कवियों की जिज्ञासा और कुतूहल से जुड़ता है। नामवर सिंह कहते हैं, हर चीज के प्रति अथक जिज्ञासा और कुतूहल छायावाद का मंगलाचरण है, और यही वह रचनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा कवि, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में कोई नई चीज दे जाता है। छायावाद में इस नई शक्ति का उन्मेष था, इसलिए उसने हिंदी साहित्य को कुछ नया दिया। द्विवेदी युग में अथवा रीतिकाल में इसकी कमी थी, इसलिए इन युगों की रचनात्मक देन बहुत कम है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सुबह के समय चिड़ियों का चहकना तो पहले भी लोगों ने देखा था, पेड़ पौधों का झूमना भी लोगों ने देखा था, लेकिन छायावादी कवियों के देखने की मुद्रा अलग थी। पंत ने लिखा, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, या फिर महादेवी वर्मा ने लिखा, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। छायावादी कवियों की रहस्य भावना का संबंध इसी जिज्ञासा भाव से है। छायावादी परिवेश प्रकृति का परम सत्य सबके बारे में जानने की दुनिया मुखर है। जिज्ञासा का संबंध कल्पना से है। नामवर सिंह का विश्लेषण ध्यान देने लायक है। वे कहते हैं, जिज्ञासा अपने आप में किसी वस्तु को जानने में समर्थ नहीं है। केवल प्रश्न से ही उत्तर नहीं मिल जाता। जिज्ञासा की तीव्रता जिज्ञासु के मन में एक दूसरी शक्ति को जन्म देती है, जिसके द्वारा मन उस वस्तु के अंतःस्थल में प्रवेश करता है। इस शक्ति का नाम है कल्पना। कल्पना शक्ति के द्वारा मन अगम वस्तु तक पहुंच जाता है, दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, अज्ञात और अज्ञेय वस्तु को भी जान लेता है तथा अदृष्ट वस्तु का भी रूप निर्धारित कर सकने में समर्थ हो जाता है। जिज्ञासा ने छायावादी कवि को यही कल्पना शक्ति प्रदान की। छायावादी कल्पना अलंकार और प्रतीक योजना पर संपन्न नहीं हो जाती, वह सत्यान्वेषी अंतर्दृष्टि तक अपना विस्तार करती है। यही कारण है कि छायावादी युग में कल्पना और कविता पर्याय हो गए। पल्लव के कवि पंत की रचना पर काव्य टिप्पणी है, कल्पना के ये विह्वल बाल। निराला की दृष्टि में कविता कल्पना के कानन की रानी है। प्रसाद कहते हैं, हे कल्पना सुखदान, तुम मनुज जीवन प्राण, तुम विशद व्योम समान। कल्पना की इस अवधारणा के कारण ही छायावादियों ने सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं की उपमा कल्पना से दी है। जयशंकर प्रसाद हिमालय को विश्व कल्पना कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत बादल को त्रिभुवन की कल्पना महान कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि छायावादियों की कल्पना की समझ दुखद वर्तमान में मनोहर स्वप्न लोक की सृष्टि बनाने की है। हम लोगों ने इस व्याख्यान में छायावाद के नामकरण, उसके उद्भव की कहानी, हिंदी कविता के विकास में छायावादी कविता की उपस्थिति से होने वाले बदलाव तथा छायावाद की कुछ विशेषताओं को समझा। अगले व्याख्यान में हम लोग छायावाद की कुछ अन्य विशेषताओं पर भी बात करेंगे। साथ ही छायावादी काव्य दृष्टि में भाषा को लेकर, कल्पना को लेकर और बिंबों को लेकर जो प्रयोग किए गए हैं, उनके प्रति भी आपकी समझ बन पाएगी। धन्यवाद।